प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह पॉलिटी का है और वो भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। ठीक है, देखो आज हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, तो भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 2। ठीक है, भाग दो क्या है? नागरिकता। नागरिकता इन इंग्लिश बोलते हैं सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। ठीक, ध्यान से देखो। अभी मैं शुरू ही कर रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ध्यान से देखो, भाग 2 पढ़ेंगे नागरिकता। आर्टिकल कितना कितना आर्टिकल है, मैं नीचे लिख देता हूं, अच्छे से दिखेगा आपको। आर्टिकल आर्टिकल कितना है? 5 से 11। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे आर्टिकल के हिसाब से। इसके अलावा मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा, सीए क्या होता है या वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या, ये सब मैं समझाऊंगा इसमें। ठीक है, आप समझ जाओगे। मैं जिसे जैसे जैसे बताता चलूंगा, कुछ कुछ भारी भारी वर्ड आता जाएगा, उन सबको मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो पॉलिटी का है। भाग 2 मुझे पढ़ाना है, जिसमें नागरिकता है। आर्टिकल कितना है? 5 से 11। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। अनुच्छेद, ठीक है, हम लोग जानते हैं ना। तो मैं यहाँ से आपका लेक्चर शुरू करता हूँ। ठीक है, चलो आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसे मिटा के अच्छे से लिखता हूँ। देखो अब आगे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, नागरिकता में पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या पढ़ा रहा हूँ? नागरिकता। ध्यान से देखो, नागरिकता में मैं आपको बताया, आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। तो देखो नागरिकता का ये जो है डिफिनेशन, ठीक है, मैं ऐसे समझाता हूँ। देखो कोई भी देश है, जैसे भारत अपना देश है ना, तो भारत जो अपने निवासियों को, ठीक है, देखो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को या निवासियों को, भारत जो है अपने निवासियों को कुछ अधिकार देते हैं और उसी अधिकार को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कोई भी देश जो है अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकार को नागरिकता कहते हैं। ठीक है, इन सिटीजनशिप कहते हैं। ठीक है, जो देश है, कोई भी देश जो है अपने मूल निवासी यानी वहां के जो निवासी निवास करते हैं, जो लोग रहते हैं, उन लोगों को क्या करता है? कुछ विशेष अधिकार देता है। ठीक है, उस अधिकार को नागरिकता कहते हैं। क्लियर हो गया? देखो यह जो नागरिकता शब्द का पहला विवरण, पहले तो ये देख लो, नागरिकता शब्द ऐसे मैं लिख देता हूं। नागरिकता जो शब्द है, यह शब्द कहां से आया है? तो ब्रिटेन से आया है। इसका पहला विवरण कौन देते हैं? अरस्तु। ठीक है, प्रथम बार जो विवरण करते हैं नागरिकता का विवरण, वो कौन करते हैं? तो अरस्तु करते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो एक लाइन है, देश का जो है, देश में जो होता है वो, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में जो है देश का नागरिक होता है। कोई भी है, जैसे मैं हूं, तो मैं अपने भारत देश का नागरिक हूं। ठीक है, अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि मैं बिहार राज्य का हूं और वो नागरिक हूं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। राज्य में क्या नहीं होते हैं? राज्य में नागरिक नहीं होते, नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो राज्य में क्या होते हैं सर? तो राज्य में निवासी होते हैं। राज्य में क्या होते हैं? निवासी होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, राज्य में क्या होते हैं? राज्य में निवासी होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखो देश का नागरिक होता है, हर देश का जो लोग रहते हैं, जैसे भारत है, तो भारत एक देश है, वहां जो लोग रहते हैं वह क्या है? नागरिक है। जबकि कोई भी राज्य है, भारत में 28 राज्य है, उन 28 राज्य के जो है, जैसे मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, तो मैं बिहार राज्य का निवासी हूं, ना कि नागरिक। मैं बिहार राज्य का नागरिक नहीं हूं, क्या हूं? निवासी हूं। देखो मैंने यहाँ लिख दिया क्लियर से, नागरिक नहीं होते हैं राज्य के क्या होते हैं? तो निवासी होते हैं। देखो नागरिकता के बारे में मैं कुछ बातों को आपको समझा देता हूँ, आप अच्छे समझ जाओगे। देखो नागरिकता शब्द का प्रथम बार विवरण जो करते हैं वह अरस्तु साहब है। ठीक है, नागरिकता शब्द कहाँ से आया है? तो ब्रिटेन से आया है। ठीक है, नागरिकता होता क्या है? देखो किसी भी देश में जो मूल निवासी रहते हैं ना, उसको नागरिकता कहते हैं। अब देखो वो जो निवासी है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वो इसी देश का निवासी है?
तो उसके लिए आप लोग जानते हैं हम लोग को आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब दिया जाता है ताकि वह देश के नागरिक हैं, यह उसकी पहचान है। मान लेते हैं कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा हो किसी कारणों से, तो बांग्लादेश के जो लोग भारत चले आएंगे तो कैसे पहचानेंगे कि वो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश का निवासी है और या भारत का निवासी है? तो वह ऐसे पहचानेंगे कि पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड। देखो पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब जो है अपने मूल निवासी को, जो यहाँ के निवासी हैं उनको दिया जाता है, सभी के पास नहीं है। ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं उनको दिया जाता है पैन कार्ड या आधार कार्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, आर्टिकल 5 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, समझ गए? ठीक है, समझ गए इस बात को? पैन कार्ड, आधार कार्ड किसको दिया जाता है? जो मूल निवासी होते हैं, जो भारत के निवासी हैं उनको आधार कार्ड या पैन कार्ड दिया जाता है। अगर मान लो बांग्लादेश के जो निवासी हैं, बांग्लादेश का जो नागरिक है वह भारत चला आया, जैसे भारत का नागरिक होगा तो पैन कार्ड और आधार कार्ड मिलेगा। ठीक है, अब बांग्लादेश का जो नागरिक है वह भारत चला आए, ठीक है, और भारत में वह जो आएगा तो वह गैर नागरिक होगा क्योंकि भारत का नागरिक नहीं है, बिहार का निवासी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए उसके पास ये पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा, तो इससे हम लोग पहचान जाएंगे कि वह इस देश का नागरिक नहीं है, गैर नागरिक है। क्लियर हो गया? ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या और भी कुछ जन्म से आपको यहाँ पे जो है कुछ जमीन मिली हो या फिर आपके माता पिता जो है जन्म स्थान यही हो, इन सभी चीज से पहचाना जाता है कि हम लोग देश के नागरिक हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड समझ गए? देखो भारत की नागरिकता, एक दो लाइन और है मैं समझाता हूँ, उसके बाद अनुच्छेद 5 से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आप लोग पहले इसको उतार लो, यहाँ तक जो बातें मैंने समझाई याद रखिएगा। राज्य में नागरिक नहीं बल्कि निवासी होते हैं और देश में क्या होता है? नागरिक होता है। अगर आपसे पूछ दे कि देश का क्या है, आप भारत देश के क्या हैं, तो आप नागरिक हैं। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं बिहार से हूँ, कोई तेलंगाना या कहीं से भी होगा, तो वह क्या है? तो वह वहां का निवासी है। क्लियर हो गया? पैन कार्ड आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है, आधार कार्ड आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। ठीक है, तो हम भारत देश के निवासी, भारत देश के नागरिक। क्लियर हो गया? चलो आप लिखो, मैं मिटाता हूँ। देखो भाई लोग, अभी तक जो हम लोग समझे नागरिकता के बारे में कुछ कुछ बातें समझे। देखो मोटी मोटी बात समझ लो कि ना, ये देखो कुछ कुछ बातें मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, 1955, 1986, देखो मोटी मोटी बात आप लोग समझ लो कि संविधान जब बना ना तो देखो हम लोग को नागरिकता कैसे मिली होगी, पहले तो ये समझ लो। हम लोग भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी होते हैं, तो भारत के जो नागरिक है हमें नागरिकता कैसे मिली होगी, ये बात आप बताओ। तो आपको ये नागरिकता ऐसे मिली होगी कि, या मुझे ऐसे मिली होगी कि मेरे जो दादा परदादा होंगे या तो मेरे जो पिताजी होंगे वो भारत में जन्म लिए होंगे, तो जन्म के आधार पर मुझे नागरिकता मिल गई होगी क्योंकि मैं भारत में ही जन्म लिया हूँ। ठीक है, या फिर इस तरह से मिली होगी कि मेरे जो दादा होंगे वो भारत में रहे होंगे या फिर भारत में आए होंगे, तो उनको जो है नागरिकता मिली होगी। मैं समझाऊंगा एक एक लाइन से। ठीक है, देखो आर्टिकल वाइज समझेंगे तो हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि यह जो नागरिकता है इसमें आर्टिकल वाइज सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए मुझे ये आर्टिकल पढ़ाना भी चाहिए और नहीं भी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है इसीलिए मैं आर्टिकल आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं लास्ट में बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, और इसके साथ जो है ना एक पीडीएफ लिंक भी जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, आपको वो भी बनाना है। ठीक है, देखो 1955, ये 1955 क्या होता है मैं इसको समझा देता हूँ। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम बोल लो आप लोग इसको, सिटीजनशिप नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। अधिनियम किस पर आधारित है? नागरिकता अधिनियम 1955 पर आधारित है। ठीक है, आपसे पूछेगा नागरिकता अधिनियम किस पर आधारित है, तो 1955 पर आधारित है। ठीक है, ये 1986 का है। देखो नागरिकता में प्रथम बार संशोधन, नागरिकता में प्रथम बार संशोधन, नागरिकता में प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? संशोधन कब हुआ था?
1986 में, ठीक है। देखो, नागरिकता अधिनियम किस पर आधारित है, तो 1955 पर आधारित है, ठीक है। 1986 में नागरिकता में प्रथम बार संशोधन हुआ है। यही सवाल आया है कि नागरिकता में प्रथम बार संशोधन कब हुआ है, तो 1986, ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। समझ गए आप लोग। नागरिकता अधिनियम जो है 1955 पर आधारित है और प्रथम बार संशोधन, सही लिखा हुआ है, संशोधन 1986 में हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 समझते हैं, समझेंगे। लेकिन इसका जो है अभी इसमें कोई ऐसे समझो कि आप आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 की कोई जरूरत नहीं है अभी वर्तमान में, लेकिन उस समय जरूरत थी, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है, आर्टिकल 5 कहता है प्रारंभ में, जब संविधान में नागरिकता बनी थी, नागरिकता मिलने वाली थी, तो प्रारंभ में दी गई नागरिकता जो भी उस समय भारत के अंदर थे उनको नागरिकता दे दी गई, ठीक है। भारत के अंदर जो पाकिस्तान के भी आदमी थे, भारत का भी व्यक्ति था, जो कुछ अंग्रेज भी व्यक्ति थे, भारत के अंदर जितने थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। यही आर्टिकल 5 कहता है, प्रारंभ में जो भी व्यक्ति भारत में थे उन सभी को नागरिकता मिल गई, ठीक है। आर्टिकल 5 अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 5 क्या है, तो आप लोग बोलेगा प्रारंभ में जो भी व्यक्ति भारत के अंदर थे, भारत के अंदर थे, भारत से बाहर नहीं, भारत के अंदर थे, उन सभी को नागरिकता दे दी गई, वो सभी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी। देखो, हम लोग तो जानते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान जो है भारत का हिस्सा है, अखंड भारत का एक टुकड़ा है पाकिस्तान, हम लोग इस बात को जानते हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान में थे, जो लोग पाकिस्तान में रह गए थे, वह भी तो भारत आए थे, उन लोगों को भी नागरिकता हम लोग दिए, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान के थे वो भारत आए होंगे और उनको भी भारत जो है यानी हम लोग नागरिकता दिए। किंतु लेकिन संविधान बनाने के बाद आए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी भारत में थे, जो भारत में थे यानी पाकिस्तान से आए या दूसरे जगह से आए, उन सभी लोगों को नागरिकता दे दी गई थी। लेकिन यह नियम लगाया गया कि जो संविधान के बाद आएंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। एक और कंडीशन दिया गया कि परमिट रूल लागू किया गया 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948। इससे पहले जितने भी लोग भारत में आ गए थे, 19 जुलाई 1948 से पहले जितने लोग भारत में आ गए थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। इसका मतलब जो पाकिस्तान चले गए थे, वो पाकिस्तान से भारत आ गए तो उन सभी को भी नागरिकता मिल गई। लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया उनको नागरिकता फिर नहीं मिल रही है, ठीक है। अभी कैसे मिलेगी वो भी बात बताऊंगा। आर्टिकल 5 क्या कहता है, फिर से समझ लो, देखो ध्यान से समझ लो। आर्टिकल 5 कहता है कि जो भारत में व्यक्ति हैं, हम लोग पहले ऐसे समझ लो, अखंड भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान है जो इस साइड में है, कुछ हिस्सा बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश जो है वो भी भारत का हिस्सा, हम लोग जानते हैं ना इस बारे में। तो आर्टिकल 5 कहता है कि प्रारंभ में दी गई नागरिकता, यानी प्रारंभ में नागरिकता मिली है, उस समय जो भारत के अंदर थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। यानी जो भी भारत के अंदर थे, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों नहीं भारत के अंदर थे या पाकिस्तान का ही लोग सब भारत के अंदर था, उन सबको नागरिकता दे दी। अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोग, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे वो भी भारत आए, उन सभी को भी नागरिकता दी। जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन सबको हम लोग नागरिकता दिए हैं। किंतु संविधान बनने के बाद आए, यानी संविधान कब बना, 26 जनवरी 1950 को, तो वही बोल रहा है संविधान बनने के बाद जो आए, संविधान बनने के बाद जो आए तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ये एकदम क्लियर हो गया था। उसमें एक नियम भी था कि परमिट रूल लागू कर दिया। 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग आ गए थे उन सभी को नागरिकता ऐसे मिल गई, ठीक है। भारत से, पाकिस्तान या बांग्लादेश किधर से भी आ गए तो उन सबको नागरिकता मिल गई। लेकिन बोल रहा है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो आया है वह परमिट रूल लागू होने के कारण जो है उन लोगों को नागरिकता नहीं दी जा रही थी। और संविधान कब बना था, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान लागू हो गया था, तो नागरिकता नहीं मिलेगी, एकदम क्लियर हो गया था बात, समझ गए। आर्टिकल 5 और 6। 1955 क्या था, नागरिकता अधिनियम।
1955 पर आधारित है। 1955 नागरिकता अधिनियम आधारित करता है, ठीक है। 1986 क्या करता है, नागरिकता में प्रथम बार संशोधन। नागरिकता जो है उसमें प्रथम बार संशोधन कब होता है, 1986 में। क्लियर हो गया। चलो अब देखो, नागरिकता तब तक आपकी समाप्त नहीं हो सकती है, पहले ये समझ लेते हैं। नागरिकता तब तक आपकी समाप्त नहीं होगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करोगे, जैसे आप आतंकवादी ये सब वाला काम नहीं करोगे, तब तक आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ठीक है। चलो आर्टिकल 7 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 7, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, कुछ व्यक्ति जब भारत में थे और कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान में थे, दोनों के बीच युद्ध हो रहा था और लोगों को ऐसा लग गया था कि अब पाकिस्तान नया राष्ट्र बना लेगा, ठीक है। उस समय जो है लग रहा था कि पाकिस्तान जो है कोई एक नया राष्ट्र का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो लोग जो थे, जो भारत में थे, वो पाकिस्तान जाने लगे। जिनको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जाने लगे, जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे वो भारत आने लगे। तो वही बात कर रहा है, स्वतंत्रता के बाद जैसे ही 1947 में स्वतंत्र हुआ देश, भारत से लोग सब जो है पाकिस्तान चले गए। कुछ लोगों को लगा तो वो पाकिस्तान चले गए जो संविधान बनने से पहले लौट आए। यानी देखो, 1947 में वे लोग चले गए पाकिस्तान, उसके बाद क्या हुआ ना, संविधान बना हम लोग का। कब बना, 1950 में। उससे पहले यानी 1950 से पहले 1947 में गए और उनको लगा कि नहीं, वो भारत वापस चले आना चाहिए, तो 1950 से पहले जो भारत चले आए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 7 यानी अनुच्छेद 7 जब नागरिकता बन रहा था, उस समय अनुच्छेद 7 कह रहा था कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए 1947 में, जिनको लगा कि नहीं भारत से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है। अब भारत से जब पाकिस्तान चले गए तो उनको जो है ऐसा बोला गया कि संविधान लागू होने से पहले यानी 1950 से पहले अगर आप भारत चले आते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। ये आर्टिकल 7 कहता है। हिंदी में समझाओ तो आर्टिकल 7 सिंपल सा बात कहता है, क्या कहता है कि आप जो है अगर 1947 से पहले 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय अगर आप भारत से पाकिस्तान चले भी गए हैं और 1950 से पहले आप चले आते हैं तो आपकी नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। क्लियर हो गया। चलो आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 क्या कहता है हम लोग ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर देश की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। एकदम सही बात है। देखो, जो भारत के लोग हैं वो जाते हैं दूसरे देश विदेश भ्रमण करने के लिए, ठीक है। जो विदेशी हैं जैसे अमेरिका के कुछ व्यक्ति सब आते हैं भारत विदेश भ्रमण पे, तो क्या अमेरिका उनका नागरिकता छीन लेता होगा? नहीं। लेकिन मैं अभी भारत पढ़ा रहा हूँ इसलिए अनुच्छेद 8 भारत का बता रहा हूँ, भारत की नागरिकता। अगर हम लोग देश भ्रमण में किसी दूसरा देश चले जाए, जैसे दुबई, भारत से दुबई जाता है काम करने के लिए, तो दुबई जो गया उसका नागरिकता भारत का खत्म हो गया? तो नहीं। तो वही बोल रहा है, विदेश भ्रमण या नौकरी करने के पर देश की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अगर आप देश से बाहर चले गए हैं, विदेश भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे देश में घूम रहे हैं या दूसरे देश में नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी देश की नागरिकता जो है बनी रहेगी, समाप्त नहीं होगी। तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक आप दिवालिया पागल मत हो जाइए, यानी देश विरोधी कार्य नहीं करने लगे, ठीक है। किसी दूसरे देश के प्रभाव में न चलाएं, ये सब काम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेश नागरिकता, विदेशी नागरिकता लेने पर, यहाँ विदेशी होगा, विदेशी नागरिकता लेने पर देश की नागरिकता समाप्त हो जाए। एकदम सही बात है। देखो, आप भारत के नागरिक हो और आप अमेरिका गए घूमने के लिए और वहां अमेरिका में आप रहने लगे और अमेरिका की ही नागरिकता आप ले लेते हैं, तब आपकी तुरंत ही भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब देख लो, अनुच्छेद 7, 8 और 9 को एक बार में हम लोग समझ जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 7 बोला था कि आप स्वतंत्रता के बाद भारत चले गए। 1947 में क्या हुआ ना कि आपको लगा कि नहीं, भारत से अच्छा देश पाकिस्तान है, तो आप भारत से जो है पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान में वहां जो है आप रहने लगे, तो क्या हुआ कि आप जब वहां गए तो उसके बाद आपको बोला गया कि 1950 से पहले अगर आप चले आते हैं भारत तो आपको ऐसे ही नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यानी आप भारत चले आए 1950 से पहले तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर हो गया। अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर आप विदेश भ्रमण पे गए हैं, कहीं घूमने गए हैं या फिर देश से बाहर गए हैं घूमने,
पाला, या फिर आप देश से बाहर गए हैं नौकरी करने, जैसे भारत का लोग सब जो है ना दूसरा देश जाता है ना नौकरी करने, उसी तरह आप दूसरे देश गए हैं नौकरी करने और वहां पे अगर रह रहे हैं तो आप जो है आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा, ठीक है। यानी आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि आप दूसरे देश की नागरिकता ना ले ले। यानी अनुच्छेद 9 कहता है अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले ले, जैसे कि अमेरिका है उसका नागरिकता, या लंदन गए कहीं भी गए वहां की नागरिकता आप ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये अनुच्छेद 9 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 10, 11 पढ़ाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि भाग 2 जो है वह क्या कहता है, आर्टिकल 5 से 11 कितना पढ़ना है, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 ही पढ़ना है। अनुच्छेद 9 तक पढ़ लिए, क्लियर हो गया। अनुच्छेद 10 और 11 पढ़ते हैं, ठीक है। चलो लिखो, आप आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 में हम लोग पढ़े थे कि विदेशी नागरिकता लेने पे जो है भारत अपना जो है नागरिकता समाप्त कर देती है। इसका मतलब था कि अगर आप किसी विदेश में घूमने गए हैं और वहां की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी, ये था, ठीक है। अनुच्छेद 10 आर्टिकल नंबर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कोई देश विरोधी कार्य, हम बोले थे मैं आपको बोला था ना कि जैसे कि आप कोई आतंकवादी जैसा कार्य कर देंगे भारत के साथ तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। कोई देश विरोधी कार्य, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो देश के विरोध में हो तो तब तब कोई देश विरोधी कार्य ना करे नहीं तो कोई देश विरोधी कार्य ना करे तब तक नागरिकता, हाँ ये ठीक लिखा हुआ था, तब तक। देखो, कोई देश विरोधी कार्य आप जब तक नहीं करते हो तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन आप जैसे ही कोई देश विरोधी कार्य कर दोगे आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। यह अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, फिर से ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 10 कहता है कोई भी देश विरोधी कार्य जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ये बात कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी, ठीक है। देखो कहता क्या है ये, देखो अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, तो संसद बनाएगी। और इसका मुख्य पावर, मेन पावर जो है वह किसको है, गृह मंत्रालय को है। इसकी सारी जिम्मेदारी किसको दिया गया है, गृह मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। कोई देश विरोधी कार्य जब तक आप नहीं करते तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी, यह आर्टिकल 10 कहता है, ठीक है, ठीक है। और 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है किसको दी गई है, तो गृह मंत्रालय को दी गई है। देखो, नागरिकता जो है, नागरिकता अधिनियम, ध्यान से देखना सवाल सब जो बनता है, नागरिकता अधिनियम कितना था, अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट अधिनियम, ठीक है, 1955, 1955 नागरिकता अधिनियम किस पे है, 1955 पर आधारित है, ठीक है। 5 प्रमुख विधियां पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता कैसे पहचानी जाती है या नागरिकता हमें कैसे मिली, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 5 प्रमुख विधियां पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चलो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई लोग, अभी तक हम लोग नागरिकता का अनुच्छेद पढ़ लिए। अनुच्छेद में 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इतना ही अनुच्छेद था नागरिकता के लिए जो हम लोग पढ़ लिए। नागरिकता क्या होता है, भारत का नागरिक निवासी होता है, राज्य का निवासी, ये सब हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इसके अलावा अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 5 विधियां, ठीक है, जिससे भारत की नागरिकता हमें मिल सकती है, हमें प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो वो 5 नागरिकता पढ़ेंगे। देखो, उस समय जो था भारत का नागरिकता जो प्राप्त हुआ था, ये एक तो जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। हम लोग या आप लोग जो पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, उन सभी को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। हम लोग जो भी हैं सभी को लगभग जन्म के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त होती है। इसको समझाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो भी जन्म लेता है, सिंपल में समझो, जो भारत के निवासी है, माता या पिता कोई भी एक निवासी है वो, या भारत के दोनों हैं, माता पिता दोनों निवासी हैं, उनके द्वारा जो हम लोग जन्म लिए हैं, ठीक है, तो हम भारत के निवासी, भारत के नागरिक हो गए। क्लियर हो गया। हम भारत के नागरिक कैसे बने हैं, तो जन्म के आधार पे हम लोग भारत के नागरिक बन गए, ठीक है। दूसरा क्या है, वंश के आधार पर।
वंश के आधार पर 1992 में, देखो ये अधिनियम 1992 का है, इसका जो अधिनियम था वह 1986 का है। जब संविधान अधिनियम, संविधान जो है यह 19 नागरिकता अधिनियम जो है इसको 1955 कहते, इस पर आधारित है नागरिकता अधिनियम। 1966 में प्रथम बार संशोधन हुआ था, ठीक है। मैंने इसको लिखाया था जान के, ताकि आप लोग ध्यान रखो इस बात पर। प्रथम संशोधन हुआ था वो कौन सा था, जन्म के आधार पर 1986 में। 1992 जो है उसमें वंश के आधार पर है, देखो वंश के आधार पर है, ठीक है। जो विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। ऐसा क्यों है इसको मैं समझाता हूं। देखो जो भारत के निवासी हैं, जैसे मान लेते हैं भारत का निवासी है, दो माता पिता ए और बी, दो माता पिता है, ठीक है, वो भारत का निवासी है। अब क्या हुआ, उसकी माता जो है वह जाके अमेरिका गई थी और वो पेट से थी, तो उनको वहां बच्चा हो गया, तो क्या उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो उन्हें भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, या वंश के आधार पर है, 1992 में है, ठीक है। जैसे कोई घूमने गया, वह गर्भवती है, गर्भवती होने के कारण वो दूसरे देश में बच्चे को जन्म दे देती है, तो क्या वहां की नागरिकता दे देंगे? तो नहीं। अगर भारत का है वो, उनके माता पिता भारत के हैं, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नियम है, ठीक है। तो वंश के आधार पर इसी तरह नागरिकता दी जाती है। माता या पिता में से कोई एक या भारत का नागरिक हो, या तो माता हो या तो पिता हो या दोनों हो, ठीक है, उनमें से भारत का नागरिक हो तो उन्हें वंश के आधार पर नागरिकता, शिखर धवन जो है उनको वंश के आधार पर नागरिकता दी गई है, ठीक है, समझ गए। 1986 जो थी वह जन्म के आधार पर था, हम लोग को जन्म के आधार पर मिल गया है। और 1992 जो है वंश के आधार पर दी जाती है नागरिकता, जैसे शिखर धवन वो वंश के आधार पर नागरिकता उनको मिली है, ठीक है, सिंपल है। चलो अब और 3 बच गए, उन तीनों को मैं समझाता हूँ, तब तक आप इसे उतार लो। अभी तक जो है हम लोग पांच तरह पढ़ रहे थे ना, 5 तरीका जिससे आपको नागरिकता मिल जाएगी। पहला तो है जन्म के आधार पर, हम लोग को किस पे मिली है, तो जन्म के आधार पर। शिखर धवन को वंश के आधार पर मिली थी, ठीक है। जन्म का आधार जो है वह 1986 से नागरिकता में प्रथम बार संशोधन किया गया था, ठीक है। तीसरा है भूमि विस्तार द्वारा। देखो भूमि विस्तार द्वारा कैसे होता है, जैसे मान लो भारत का नक्शा देखो ना, तो भारत में जो सिक्किम है वह अलग से राज्य के रूप में, वह अलग से जुड़ा गया है भारत में, ठीक है। भूमि में जो जोड़ा गया है, जो भी जगह अलग से जोड़ा गया है और उसके जो निवासी रहते हैं वो सभी भारत में जुड़ गए हैं, तो अगर वो सभी भारत में जुड़ गए तो उन सभी को नागरिकता दे दी जाएगी। यही कह रहा है नागरिकता दे दी जाती है। जैसे सिक्किम को जो है एक सह राज्य के रूप में पहले बना दिया गया था, उसके बाद जो है राज्य के रूप में बन गया। आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में मैं बता चुका हूँ। तो वह जो है भूमि विस्तार किया, कुछ जगह को फैलाया और कुछ जगह में जो है उन सभी को ले लिया गया, और वहां के जो निवासी रहने लगे हैं तो वो भारत में मिल गए। अब वह निवासी जो भारत में मिल गए हैं तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। यह भूमि विस्तार करता है, ठीक है। चौथा है देशीयकरण, ठीक है। भारत सरकार द्वारा देशीयकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर। देखो नागरिकता प्राप्त करने के लिए देशीयकरण के द्वारा जो है आप प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। देशीयकरण प्रमाण पत्र अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो इनके द्वारा भी जो है आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। या फिर कोई एक कला में निपुण हो, जैसे आप कोई वैज्ञानिक है या फिर कोई गिटार या फिर कोई भी एक कला है उसमें आप निपुण हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, भारत के प्रति सकारात्मक सोच है, ये तीनों कला एक के साथ एक ही है, लगातार भारत में 10 साल से रह रहे हैं, भारत में 10 साल रह चुके हैं, 10 साल से रह रहे हैं, इसके अलावा भारत के प्रति आपका सकारात्मक सोच है और किसी एक कला में आप निपुण या बहुत अच्छे हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। पांचवा कहता है पंजीकरण। आप पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को भारत में 7 साल रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति भारत में लगभग 7 साल से रह रहा है तो वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता ले सकता है। यह पंजीकरण द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी, ये है, ठीक है। देखो ये 5 प्रमुख जो है, इनके द्वारा इनमें से कोई एक भी है आपके पास तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। इन 5 में कोई एक है आपके पास तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे
पहला मैंने पढ़ाया था जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर हम लोग जो है डायरेक्ट देश के नागरिक हो जाते हैं। हम लोग को पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड ये सब दिया जाता है, ठीक है, सरकारी देह। अगर हम लोग गैर नागरिक होते तो हम लोग के पास ये सब नहीं होता। क्लियर है? भूमि विस्तार द्वारा, जैसे सिक्किम, सिक्किम क्या है कि भारत का अलग, भारत का टुकड़ा नहीं था उस समय, सिक्किम को भारत के द्वारा जोड़ लिया गया। अब भारत के द्वारा अगर जोड़ लिया तो वहां का जो भूमि है वह भारत का हिस्सा हो गया। जैसे ही भारत का हिस्सा हो गया तो वहां के लोग, जो वहां के निवासी हैं, उनको भारत की नागरिकता दे दी गई। क्लियर? देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। कोई जो व्यक्ति है वह किसी एक कला में बहुत निपुण है, बहुत अच्छे हैं, या वो 10 साल से भारत में रह रहे हैं, या उनका जो है सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव सोच है भारत के प्रति, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। इसी को कहते हैं देशीयकरण। ठीक है? इसके अलावा पंजीकरण, किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति 7 साल से भारत में रह रहा है, उनको पंजीकरण द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है? पंजीकरण द्वारा राष्ट्रमंडल देशों का नागरिकता दी जाएगी। ठीक है? यही लाइन है। ठीक है? अब जो है भारत में 5 साल रहना पड़ता है। 5 साल आप अगर लगातार रह रहे हो तब भी आपको नागरिकता दे दी जाती है। ठीक है? क्लियर हो गया हम लोग? इन पांचों के द्वारा नागरिकता, इन पांचों में से कोई एक है आपके पास तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है? आप पहले इसको उतारो। चलो दोस्त आगे देखो। देखो नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है ये हम लोग जानते हैं, ना जान गए। नागरिकता कैसे खत्म होगी ये भी आप लोग जान जाइए। देखिए, अगर आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, ठीक है, जैसे आप आतंकवादी वाला कार्य करते हैं, तो आपकी देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है? इसके अलावा, या फिर आप किसी दूसरे देश के प्रभाव में आके काम करते हैं, तब भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ये मैंने बता दिया। देश की नागरिकता कैसे खत्म होती है ये बात मैंने शुरू में ही बता दिया है। ठीक है? तो ये सभी कारण से आपके देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 5 से 11 भी मैंने पढ़ा दिया है। देखो, अभी मुझे NRI पढ़ाना है, नॉन रेसिडेंट इंडिया। ये क्या होता है? देखो, 6 माह से ज्यादा, अभी मान लो 6, इसका मतलब है कि आप भारत से बाहर गए, ठीक है, किसी पढ़ाई के लिए गए या किसी नौकरी के लिए गए, अब आप वहां 6 माह से अधिक रह लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश गए, 6 माह पढ़े या वहां पढ़ाई कर रहे हैं या वहां रह रहे हैं, तो आप वहां के लिए, यहाँ के लिए आप एक NRI हो गए। NRI का मतलब क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया। क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया। ठीक है? 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं तो आप NRI हो गए। ठीक है? नॉन रेसिडेंट इंडिया। ठीक है? देखो, ओवरसीज नागरिकता एक ये भी होता है, इसके बारे में भी जान जाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं उनको एक देश से दूसरे देश जाना आना पड़ता है। ठीक है? तो अब वो क्या किए ना, दूसरे देश का नागरिकता ले लिए है। ओवरसीज नागरिकता मैं समझा रहा हूँ, आप दूसरे देश आप नहीं ले सकते हैं, केवल बड़े बड़े उद्योगपति लेते हैं। ठीक है? बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनको दिया जाता है, जो बिना वीजा के भारत आ जा सकते हैं। ठीक है? वीजा क्या होता है मैं बता दूंगा। बिना वीजा के आप भारत आ जा सकते हैं। आप नहीं, देखो, आपका मतलब जो भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे रिलेटेड मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है? ओवरसीज एक प्रकार की ऐसी नागरिकता है जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को केवल दिया जाता है, और उनको जो है यह नागरिकता देने के बाद बिना वीजा के वो भारत आ जा सकते हैं। ठीक है? वे उद्योगपति जो विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, विदेशी नागरिकता उनको मिल गई है, और लेकिन वह एक देश से दूसरे देश आ जा सकते हैं, इनके लिए जो है ओवरसीज नागरिकता का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा जोड़ा गया था। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। 2005 के द्वारा लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा ओवरसीज नागरिकता भारत में बनी गई थी। अगर कोई उद्योगपति है वो दूसरे देश की नागरिकता रखे हैं तो वो ओवरसीज नागरिकता के तहत भारत में आ सकते हैं। ठीक है? ओवरसीज नागरिकता क्या होती है इस बात को मैं समझा देता हूँ। देखो, ओवरसीज नागरिकता भारत में आ सकते हैं, इस समझ गए। देखो, अगर आप कोई देश विरोधी कार्य कर देते हैं, या फिर आप जो है कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, या कुछ ऐसा जो देश के विपक्ष में हो, तो आपकी नागरिकता वहां पे समाप्त कर दी जाएगी। ये ओवरसीज नागरिकता भारत में जो दी गई है ये आपके लिए समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है? अभी हम लोग जब पढ़ेंगे, अब वीजा और पासपोर्ट पढ़ेंगे, थोड़ा वीजा और थोड़ा पासपोर्ट पढ़ेंगे। ठीक है? ध्यान देंगे। चलिए आप इसको, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे वीजा और पासपोर्ट। ठीक है? पहले वीजा पढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति, इसका मतलब है
कि आपको अमेरिका जाना है। देखो मैं एक कहानी के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा, यानी तो एक दो एग्जाम्पल देके ही, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। इसलिए देखो, आपको अगर अमेरिका जाना है, ठीक है, और आपको वीजा चाहिए, वीजा चाहिए और पासपोर्ट, दोनों वर्ड समझाता हूँ। वीजा और पासपोर्ट क्या होता है। अगर आपको अमेरिका जाना है तो वहां की सरकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं उस देश जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां की जो सरकार से, यानी वहां के जो देश से अनुमति लोगे, उसको वीजा कहते हैं, ठीक है। और ये पासपोर्ट क्या होता है, देखो अगर आपको दूसरा देश जाना है, अमेरिका जाना है, और अपने ही देश से, अपने ही सरकार से अनुमति लोगे, तो वह पासपोर्ट बनता है, ठीक है। आप लोग जो पासपोर्ट बनाते हैं ना, जैसे हम लोग जो पासपोर्ट बनाते हैं, उसमें हम अपने देश से अनुमति ले रहे होते हैं कि दूसरे देश से आना है, ठीक है। दूसरा देश आपको अनुमति दे रहा है आने के लिए, तो वो वीजा है। क्लियर हो गया दोनों बात, ठीक है। वीजा पासपोर्ट क्लियर हो गया। हम लोग आज CA, NRC और NPR, इन तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। देखो CAA क्या होता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, यहाँ भी रहता हिंदी, ठीक है। देखो 1955 में संशोधन करके एक्ट 2019 लाया गया। 1955 अधिनियम जो नागरिकता का बना गया है, उसी में संशोधन किया गया है, और संशोधन करने के बाद अधिनियम 2019 लाया गया था। कौन सा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना वाला अल्पसंख्यक वाले व्यक्ति के लिए, देखो यह क्या होता है मैं समझाता हूँ। धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, ये सभी जो है अल्पसंख्यक हैं। धार्मिक प्रताड़ने वाला अल्पसंख्यक, देखो जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि भारत से कुछ पाकिस्तान चले गए थे, कुछ बांग्लादेश, कुछ इधर उधर चले गए। अब जो मुस्लिम आबादी दे वाला देश है, वह क्या किया ना कि अपना समझ रहे हैं ना, जैसे मान लो हिंदू है, हिंदू तो सब एक साथ में मिल के रहते हैं, लेकिन मुस्लिम में जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके अनुसार वहां मारपीट, दंगे फसाद ये सब होने लगे। तो अब वहां का जो लोग है वह सोच रहा था वापस से भारत चले आए। तो वह जो अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक, जो जैसे मान लेते हैं कि ये मुस्लिम है, तो मुस्लिम पाकिस्तान में मान लेते हैं 60% है, तो अब सब जो है एकजुट होने लगा, अपना हो हल्ला चल रहा था। तो जो अल्पसंख्यक हो गए, जैसे ईसाई धर्म के अल्पसंख्यक हो गए, तो उनको जो है प्रताड़ना करने लगे, तो वो जो है वापस से भारत आना चाहते थे। जो हिंदू फंस गए थे पाकिस्तान में, वो भी, जो सिख फंस गए थे वो भी आना चाहते थे। तो वही बोल रहा है, धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जो बच गए थे व्यक्ति के लिए 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक व्यक्ति के लिए यह है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त थी। बोला गया था कि जो व्यक्ति वहां से यहाँ आ गए हैं, वो 11 साल अगर भारत में रहेंगे, तब उन्हें नागरिकता वाली बात है, ठीक है। जिसे बदलकर अब 5 साल कर दी गई है, ठीक है। अब अगर आपको भारत में नागरिकता चाहिए तो आपको कम से कम 5 साल रहना पड़ेगा। लेकिन उस समय जो था, क्या किया ना कि 11 वर्ष तक अगर आप भारत में रहते हैं, तभी आपको नागरिकता दी जाती थी, ठीक है। वही संशोधन अधिनियम जो है 2019 में बदलाव किया गया है, ठीक है। 20 दिसंबर 2019 को, कब, ये डेट मैं ये डेट याद रखना है, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के भारतीय नागरिकता देकर यह नियम गया। भारतीय नागरिकता 20 दिसंबर को पाकिस्तान के भारतीय नागरिकता, ये लाइन गलत है, ठीक है। इसको आप रहने दो, मैं अभी लिखा देता हूँ, लेकिन ठीक है, अच्छा लिख देता हूँ मैं। देखो 20 दिसंबर 2019, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, 20 दिसंबर 2019, कब, डेट क्या है, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थी, 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थी, पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को, पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को, ठीक है, भारतीय नागरिकता देकर, 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर यह अधिनियम लाया गया। नागरिकता देकर यह अधिनियम लाया गया, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं फिर से बता देता हूं, लाया गया, ठीक है। वहां जो लिखा हुआ था थोड़ा मिस था, लेकिन अब ठीक है, ठीक है। देखो 20 दिसंबर 2019, इसलिए डेट याद रखना है क्योंकि यह जो एक्ट लाया गया था 2019, इसको लागू कैसे किया है कि 7 शरणार्थी, भारतीय 7 शरणार्थियों को, जो पाकिस्तान से 7 शरणार्थी आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता देकर यह अधिनियम को लागू किया गया है, ठीक है। मैं इस बात को फिर से समझा देता हूँ। वीजा और पासपोर्ट तो हमें समझा दिया। देखो CA क्या होता है, 1955 का जो संशोधन अधिनियम था, उसके तहत
2019 में यह संशोधन लाया गया, ठीक है। ये इसमें संशोधन किया गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो धार्मिक प्रताड़ना वाले व्यक्ति थे, मैंने समझाया धार्मिक प्रताड़ना क्या होती है। जो व्यक्ति दूसरे देश में रह रहे हैं, भारत से चले गए थे दूसरे देश में, और वह अल्पसंख्यक थे, छोटे कम मात्रा में थे, ठीक है। जैसे मुस्लिम आबादी वाला देश है, अब उसमें जो है कम अल्पसंख्यक व्यक्ति है, कम क्वांटिटी में लोग रह रहे हैं, ठीक है। कम क्वांटिटी नहीं, कम लोग रह रहे हैं। यानी मान लेते हैं कि हिंदू है तो हिंदू 10% है, 90% मुस्लिम आबादी, उसमें 10% हिंदू, तो उस पे जो है प्रताड़ना हो रही थी। यानी कि वहाँ की महिलाएं, बच्चों को जला दिया गया, या फिर पुरुष जो है उनको मारपीट कर दिया जा रहा है। ये सभी धार्मिक अल्पसंख्यक प्रताड़ना वाले व्यक्ति जो है, उनके लिए, वाले व्यक्तियों के लिए ये है, ठीक है। 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त थी। उस समय जो था 2014 से पहले 2014 से पहले 11 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता था, लेकिन अब जो है नियम बदल दिया गया है, और उसमें जो कह रहा है 5 वर्ष तक भारत में रहना पड़ता है, ठीक है। यह जो 2019 का एक्ट आया गया है, इसको लागू कब किया गया है, तो 20 दिसंबर 2019 को यह नियम लागू किया है। पाकिस्तान के 7 शरणार्थी, यानी पाकिस्तान से जो 7 व्यक्ति भारत आना चाहते थे, वो भारत में आए होंगे, और उनको यह नागरिकता, भारतीय नागरिकता देकर यह 2019 का अधिनियम को लागू किया गया है, ठीक है। सीए यही होता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, मैंने पढ़ा दिया। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मैं मिटाता हूँ, ठीक है। दूसरा है एनआरसी, तीसरा है एनपीआर। एनआरसी में पढ़ा रहा हूँ, देखो, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। यह क्या होता है मैं समझाता हूँ। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एक प्रकार का रजिस्टर है, क्लियर समझ लो, ठीक है। देखो, यह नागरिकता विशेष तौर पर किसके लिए आया था, असम के लिए। देखो, ये असम के लिए क्यों आया था मैं बताता हूँ। भारत के पूर्वी क्षेत्र में असम पड़ता है, हम लोग जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच युद्ध चल रहा था। देखो मैं लिखा भी हूँ, सॉरी भारत नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध चल रहा था, ठीक है। जब युद्ध चलता था तो वहाँ बांग्लादेश के जो लोग हैं वो प्रताड़ित होते थे, तो वो भाग के असम चले आते थे, ठीक है। तो उसके लिए जो है एससी ने कहा, 2013 में एससी ने कहा कि एनआरसी लॉ, एनआरसी क्या था, तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी राष्ट्रीय नागरिक एक रजिस्टर था। जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें एनआरसी द्वारा नागरिकता दी जाएगी। यानी 24 मार्च ऐसा नियम लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2013 में कहा कि एनआरसी लाओ, और एनआरसी एक प्रकार का रजिस्टर है जिसके तहत जो है नागरिकता दे दी जाए, ठीक है। असम जो है वो पूर्वी क्षेत्र में है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जब भी युद्ध होता है तो वहाँ के कुछ व्यक्ति प्रताड़ित होते हैं, और वह जो है भाग के यहाँ चले आते हैं असम में। तो असम के जो लोग थे उनको बोला कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत में आ गए हैं, उन सबको एनआरसी के तहत जो है नागरिकता दे दी जाए, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2015 लाइन अलग है, 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा है, ये बात अलग है, ठीक है। देखो, 2 लिस्ट मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट बने। कितने डॉक्यूमेंट बने, 30 डॉक्यूमेंट, ठीक है। उनमें से कोई एक भी अगर है, ठीक है, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। एनआरसी के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी अगर 30 में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 30 डॉक्यूमेंट्स है, तो ये तो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। तो प्रूफ करने के लिए आपको 4 महीना का समय दिया गया। 4 महीना के अंदर अंदर में जो भी असम में जो भी व्यक्ति हैं, अगर 4 महीना के अंदर अंदर में ये प्रूफ कर देते हैं कि उनके पास 30 में से कोई एक डॉक्यूमेंट है, तो आपको एनआरसी के तहत जो है नागरिकता दे दी जाएगी। अब क्या हुआ कि 4 महीना के अंदर में आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं, तो आप ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है आप इस बात को प्रूफ कीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में आप इस बात को प्रूफ कीजिए कि आपके पास 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट है। अगर हाई कोर्ट में भी आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, लास्टली आप 4 महीना के अंदर प्रूफ नहीं कर पाए, तो आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, ठीक है, जाएगा। एक बार हम लोग इस बात को फिर से समझ जाते हैं। देखो, एनआरसी क्या कहता है। एनआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या नागरिकता रजिस्टर। यह नागरिकता किसके लिए बनी गई थी,
तो असम के लिए बनाया गया था। असम के लिए क्यों बनाया गया था? तो देखो, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच युद्ध हो रहा था। युद्ध में क्या हो रहा था ना कि महिलाओं को जला दिया जा रहा था, पुरुषों को मार रहा था, ठीक है, प्रताड़ना हो रही थी उन लोगों के लिए, तो वो सब वहां से भाग रहे थे। तो भाग के कहाँ चले आए? तो असम में चले आए। असम में जब चले आए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 2013 में कि एनआरसी लाओ, एक प्रकार का रजिस्टर लाओ, जो व्यक्ति को जो है 24 मार्च 1971 से पहले जो भारत आ गया है, उन्हें एनआरसी के द्वारा नागरिकता दे दो। ठीक है, क्लियर कह दिया। उसके बाद क्या किया ना, दो लिस्ट में, एनआरसी को दो लिस्ट मिलाकर 30 डॉक्यूमेंट लाया गया। ठीक है, 30 डॉक्यूमेंट से में अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट भी है आपके पास तो आपको एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 30 डॉक्यूमेंट आपके पास, 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 महीना का समय दिया जाएगा। इस 4 महीना में आप प्रूव करो कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप इसके लिए ट्रायल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप जाओ। ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे और वहां 4 महीने के अंतर में आप प्रूव करोगे कि मैं देश का नागरिक हूं, तब आपको एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो आपको हाई कोर्ट भेजा जाए, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में आप प्रूफ करो, हाई कोर्ट में नहीं प्रूफ कर पाओगे तो एससी में जाओ, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करो। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप लास्टली प्रूफ नहीं कर पाते, यानी आपके पास 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए, यानी एनसीआर समझ गए। अब लास्ट तीसरा नंबर है एनपीआर। ठीक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो एनपीआर को हम लोग पढ़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, एनपीआर समझते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है? एक जनसंख्या के लिए रजिस्टर है। ठीक है, एनपीआर पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। देखो, यह जनसंख्या की गणना के लिए एनपीआर का उपयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? तो जनसंख्या की गणना के लिए केवल एनपीआर का उपयोग करते हैं। देखो, एनपीआर जो है देश के निवासियों का रजिस्टर है। आप लोग समझ रहे हैं ना, हम लोग जनसंख्या में गणना किसकी करेंगे? तो निवासी का गणना करेंगे, जो निवासी है उसमें उसी का ना गणना करेंगे। तो देश के निवासियों का रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955, कौन सा अधिनियम? 1955 नागरिकता अधिनियम जो है, और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय तहसील, ग्राम पंचायत, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। ठीक है, इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय तहसील, ग्राम पंचायत, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। आपका परिवार कितना है, इसका मतलब है आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है, और कौन व्यक्ति कहाँ है, इसका मतलब है कि कौन से व्यक्ति किस जगह पे, किस स्थान पे रहते हैं। ठीक है, इस आधार पर एनपीआर को बनाया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का को बनाया गया है। ठीक है, इससे जनसंख्या की गणना की जाती है। किसकी गणना की? एनपीआर का क्या काम है? जनसंख्या की गणना करना। ठीक है, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलता है। एनपीआर जब भी होता है तो जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलता है। समझ गए? देखो, एनपीआर जो है देश के निवासियों का रजिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देश के निवासियों का ही गणना करेंगे। एनपीआर के बाद जनसंख्या का आंकड़ा सही मिलता है। हम लोग इस बात को समझ गए हैं। देखो, अभी तक जो है भाग 2 नागरिकता को मैंने समाप्त कर दी गई है। ठीक है, इस समझ गए एनपीआर क्या होता है। ठीक है, एनपीआर जो होता है, एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एनपीआर को मैंने क्लियर कर दिया है। ध्यान से सुनो, अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 नागरिकता मैंने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखो, भाग 2 नागरिकता 1955 आधारित है नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 मैंने क्लियर कर दिया है। तीसरा लेक्चर जो है मूल अधिकार का हम लोग पढ़ेंगे, जो आप लोग याद करके या फिर पढ़ के आइएगा। लेट्स डू, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यही खत्म हो जाता है। धन्यवाद।